Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's session we'll be discussing कि अभी जो आपका दिसंबर में BRBL का एग्जामिनेशन है, कौन से टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट हैं और कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि एक्सपेक्टेड हैं कि इन लाइंस पे आ सकते हैं। और ये जो हम क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड वाले डिस्कस करेंगे, ये वो क्वेश्चंस हैं जो सिमिलरली पहले आ चुके हैं, सिमिलर क्वेश्चंस आ चुके हैं और काफ़ी चांसेस हैं कि सेम टाइप के क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। जैसे जैब में, वैसे ही कैब में ये पैटर्न देखा गया है कि सेम टाइप के क्वेश्चंस थोड़ा सा फॉर्म चेंज करके बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम टॉपिक्स की बात करें, देखो इस सब्जेक्ट के लिए जो इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है वो है मॉड्यूल सी एंड डी। तो आपका जो मेजर फोकस है 75% जो आप टाइम डेडिकेट करेंगे आप सी और डी मॉड्यूल को करेंगे और सिर्फ 25% टाइम जो है ए और बी मॉड्यूल को आप देंगे। क्योंकि देखो ए और बी मॉड्यूल में सिर्फ 14 चैप्टर हैं, बाकी हमारे पास अगर ए बी सी डी सारे सेक्शंस मिला के देख लें तो 60+ चैप्टर्स है, लेकिन सिर्फ 14 चैप्टर आपके ए और बी मॉड्यूल में से हैं। पूरा बाकी का सिलेबस सी और डी मॉड्यूल में से है। तो हम आपको ये लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो अभी मैं पीपीटी यूज़ कर रही हूँ उसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना और इन्हीं टॉपिक्स पे आप ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर नंबर देखना है, आपकी जो IIBF की मैकमिलन की जो बुक है उसमें ये चैप्टर होगा, उसमें से कौन से टॉपिक पढ़ने हैं ये आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है। सो समय कम है तो ऐसा नहीं कि आप पूरा पढ़ो, हार्ड वर्क भी करना है, स्मार्ट वर्क भी करना है। तो रादर देन ट्राइंग टू रीड एवरीथिंग, ये टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, ओके। और अगर आपको ऐसा लगता है कि टाइम की भारी कमी है तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप इनके सिर्फ MCQs और समरी देख सकते हो। जैसे आपके पास बहुत कम समय है तो आप सिर्फ सी और डी पे फोकस कर सकते हो और ए और बी मॉड्यूल में आप ये स्ट्रैटेजी अपना सकते हो कि हर चैप्टर के एंड में जो समरी दे रखी है और जो MCQs देखे हैं उन्हें कवर कर लो, ओके। बाकी आप मैराथन्स वगैरह हमारे अटेंड करोगे तो वहाँ पे हम ये सब कवर करवा देंगे। तो योर मेजर फोकस शुड बी ऑन मॉड्यूल सी एंड डी, ठीक है। तो ये मॉड्यूल ए के चैप्टर्स लाइंड अप हैं और उनके टॉपिक्स लाइंड अप हैं। एंड अगेन मॉड्यूल जो हमारा बी है उसमें ये चैप्टर है और ये टॉपिक्स हैं। तो ये सब आपको अपनी बुक पे मार्क करना है और उसी के अकॉर्डिंगली पढ़ना है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में से क्या इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन एंड पेमेंट ऑफ चेक्स, कि बैंकर और कस्टमर्स को क्या प्रोटेक्शन मिली है। सो 14 तक आपका मॉड्यूल बी है। सी एंड डी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें भी आपका सरफेसी एक्ट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है एंड टैक्स लॉस, ओके। अगर बहुत ही आपको बिल्कुल ही अपनी प्रिपरेशन को मिनिमाइज करना है तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, सरफेसी में से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इन पे फोकस करना है। और मॉड्यूल डी में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल डी में आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पे करना है, पार्टनरशिप फर्म्स, कंपनीज, LLP इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये वाले चैप्टर्स कंपेरेटिवली कम इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो हमारे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, लिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म्स, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से आएगा ही आएगा पेपर, ठीक है। तो अगेन सी और डी पे हमें फोकस करना है, ए और बी मॉड्यूल पे कम फोकस करना है। और सी और डी में से भी मैंने आपको चैप्टर्स बता दिए, ठीक है। तो इन पे आपको फोकस करना है। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे या कैसे टाइप के आ सकते हैं, सिमिलर इनके अराउंड आ सकते हैं, ओके। तो पहले अंडर द RBI रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, NBFCs यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एक्टिंग एज अकाउंट एग्रीगेटर्स फॉल अंडर विच लेयर। जो RBI का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, NBFC जो कि अकाउंट एग्रीगेटर्स के तौर पे काम करते हैं, कौन सी लेयर में फॉल करते हैं, बेस लेयर, मिडल लेयर, अपर लेयर या फिर टॉप लेयर। तो वो फॉल करते हैं बेस लेयर में। तो ऐसा स्ट्रक्चर है NBFCs के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का, ठीक है। बेस लेयर, मिडल लेयर, अपर लेयर और टॉप लेयर। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सी लेयर में कौन से टाइप के NBFCs हैं। तो बेस लेयर में वो वाले NBFCs होते हैं जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, जिनका जो एसेट साइज है 1000 करोड़ से कम है, ठीक है। तो ये आपको टाइप्स याद करने पड़ेंगे। फिर मिडिल लेयर में कौन से हैं, जो डिपॉजिट लेने वाले NBFCs हैं, साइज मैटर नहीं करता, मिडिल लेयर में फॉर्म करेंगे। और कोई भी NBFCs जिनका 1000 करोड़ से ज़्यादा का एसेट साइज है वो मिडिल लेयर में फॉल करते हैं। अपर लेयर में जो है टॉप 10 एलिजिबल NBFCs जिनका एसेट साइज बड़ा है, इंडिया में टॉप 10 वाले यहाँ फॉल करते हैं। और टॉप लेयर में वो फॉल करते हैं जो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी इकॉनमी के लिए कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो इकॉनमी पे बहुत इंपैक्ट होगा। अभी टॉप लेयर में कोई भी NBFCs नहीं है, बट ये आपको लेयर्स याद रखनी पड़ेंगी कि स्केल बेस्ड अप्रोच है, बेस लेयर, मिडल लेयर। तो जैसे जैसे लेयर ऊपर आप जाते रहते हो वैसे वैसे उनकी रेगुलेशंस भी डिफरेंट हैं, स्ट्रिंजेंट हैं थोड़ी सी, ठीक है। तो ये आपको याद करना है। अगला है व्हाट इज द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर सेटिंग अप अ स्मॉल बैंक इन इंडिया।
तो स्मॉल जो बैंक है उसके लिए हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, देखो एक तो हमारा स्मॉल बैंक यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक हमारे पेमेंट बैंक है। पिछली बार आपको पेमेंट बैंक पूछा गया था, हो सकता है अगली बार आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक पूछ लिया जाए। तो उनका मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है 200 करोड़। पेमेंट बैंक का कितना होता है 100 करोड़ मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। ओके, अगला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज नॉट करेक्ट। आई थिंक दे आर वेरी दे लाइक दिस टॉपिक, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हर बार आपको जैब में पूछ रहे हैं, कैब में भी पूछ रहे हैं, तो कर लेना। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आर इशूड इन द प्राइमरी मार्केट इन डीमैट फॉर्म विद मिनिमम डिनोमिनेशन ऑफ 5 लाख एंड मल्टीपल्स देयर ऑफ। ये बिल्कुल सही है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है आपके वो आपके 5 लाख या उसी डिनोमिनेशन में इशू होते हैं। तो मिनिमम मुझे 5 लाख का तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट खरीदना ही पड़ेगा। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख ऐसे मैं खरीद सकती हूँ। ठीक है, certificate of deposits can be issued as discounted instruments are available to all Indian residents. The minimum tenure of CDs is 7 days and the maximum tenure is 1 year. Banks are allowed to grant loans against CDs without requiring RBI permission. तो ये वाला आपका गलत है, नॉट करेक्ट पूछा है। तो देखो 5 लाख वाली स्टेटमेंट सही है, डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं, सारे इंडियन रेजिडेंट्स को इशू हो सकते हैं, मिनिमम 7 दिन के लिए इशू होते हैं, मैक्सिमम 1 साल के लिए इशू होते हैं। लेकिन बैंक्स को नॉर्मली CDs के अगेंस्ट लोन देना अलाउड नहीं है। अगर देना है तो RBI का स्पेसिफिक परमिशन रिक्वायर होता है। तो डी यहाँ पे गलत है। ओके, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेफ अकाउंट इज करेक्ट। डेफ यानी कि डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। तो आपके अगर किसी भी अकाउंट में किसी भी टाइप के पैसे हैं, अगर 10 साल तक वो अकाउंट इनऑपरेटिव है तो वो पैसा डेफ में चला जाता है, जिसे RBI मेंटेन करता है। तो इसके लिए आपको करेक्ट स्टेटमेंट पूछी हुई है। ओनली सेविंग्स अकाउंट्स आर एलिजिबल फॉर ट्रांसफर टू डेफ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे सेविंग्स अकाउंट के पैसे हैं, मेल ट्रांसफर का पैसा बचा है, FD है, करंट अकाउंट है, किसी भी टाइप का अकाउंट है, 10 साल तक कोई छेड़ने नहीं आया उस पैसे को, तो वो डेफ में चले जाते हैं। ओके, फॉरेन करेंसी अकाउंट्स आर ट्रांसफर टू डेफ अकाउंट इन देयर ओरिजिनल करेंसी। तो ऐसा नहीं है। अगर आपके डॉलर्स में पैसे पड़े हैं, येन में पड़े हैं, किसी फॉरेन करेंसी में पड़े हैं, पहले उन्हें रुपये में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उन्हें डेफ में डाला जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। ओके, इंटरेस्ट रेट्स फॉर फंड्स इन डेफ्स आर डिटर्मिन्ड बाय द इंडिविजुअल बैंक्स। डेफ में जो पैसा जाएगा उस पर इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा। अगर कल कस्टमर वापस आ जाए कि मुझे मेरा पैसा चाहिए, तो डेफ में जो पैसा पड़ा था उस पर कितना इंटरेस्ट देना है कस्टमर को, ये RBI डिसाइड करता है, बैंक्स नहीं डिसाइड करते। और RBI ने अभी 3% डिसाइड कर रखा है। ओके, अगला है फॉरेन करेंसी अकाउंट्स आर कन्वर्टेड इनटू इंडियन रुपीस एट प्रिवेलिंग रेट्स बिफोर ट्रांसफर टू डेफ। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कि पहले आप उन्हें इंडियन रुपये में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे डी होगा, यहाँ पे बी नहीं है, डी है। चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर और प्रोविजन ऑफ द RBI एक्ट 1934। नॉट अ फीचर और प्रोविजन ऑफ RBI। शेड्यूल्ड बैंक्स आर इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द RBI एक्ट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया। शेड्यूल्ड बैंक का क्या मतलब होता है, जो RBI के सेकंड शेड्यूल में दिए गए हैं बैंक्स, वो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं। ठीक है, द एक्ट एम्पावर्स द RBI टू इशू बैंक नोट्स। बिल्कुल सही, RBI एक्ट एम्पावर करता है RBI क्योंकि वो नोट्स इशू कर सकें। सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI हैज़ द अथॉरिटी टू सुपरसीड द सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल्कुल भी नहीं, RBI कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को सुपरसीड नहीं कर सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर है, RBI नीचे है, तो ये गलत हो गया। द एक्ट आउटलाइंस द बिजनेस एक्टिविटीज दैट RBI मे एंड मे नॉट ट्रांजैक्ट। बिल्कुल सही, RBI क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, ये RBI एक्ट में दिया गया है। तो गलत कौन सा था स्टेटमेंट हमारा, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द कोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग्स एंड RBI गाइडलाइंस फॉर MD एंड CEO पोजीशंस। तो हमारा कंपनीज एक्ट और RBI की कुछ गाइडलाइंस है बोर्ड मीटिंग्स को लेके, MD CEO को लेके। ओके, तो द कोरम फॉर अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज ऑलवेज 2 डायरेक्टर्स रिगार्डलेस ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। तो ये गलत है। ठीक है, हमें करेक्ट पूछा है, ऐसा नहीं है कि 2 ही डायरेक्टर होते हैं कोरम के लिए, गलत है ये। आफ्टर सर्विंग एज द MD CEO और होल टाइम डायरेक्टर फॉर 15 years एन इंडिविजुअल कैन इमीडिएटली बी रीअपॉइंटेड। आप अगर 15 साल तक एक ही बैंक में MD CEO होल टाइम डायरेक्टर हैं, क्या आपको इमीडिएटली फिर से अपॉइंट किया जा सकता है? नहीं, कूलिंग पीरियड होता है बीच में। तो ये भी गलत होगी स्टेटमेंट। द कंपनीज एक्ट रिक्वायर्स अ कोरम ऑफ 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर। अब ये देखो, इसमें बोला था कि 2 ही डायरेक्टर का कोरम होता है। कोरम होता है कि मीटिंग करने के लिए इतने लोगों की तो ज़रूरत है ही है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, 1/3 लोग होने चाहिए या फिर 2 डायरेक्टर्स, विच एवर इज हायर, जो इनमें से हायर है। तो अगर किसी कंपनी में 18 डायरेक्ट बोर्ड में लोग हैं तो 18 का 1/3 कितना हुआ, 6, 6 और 2, विच एवर इज हायर। तो 6 है तो 6 का कोरम बनेगा। ठीक है,
ड्यूरिंग द कूलिंग पीरियड आफ्टर सर्विंग एज MD एंड CEO एन इंडिविजुअल कैन बी एसोसिएट विद बैंक इनडायरेक्टली। तो ऐसा नहीं है, जब आपका कूलिंग पीरियड चल रहा है, मैं 15 साल तक MD रही हूँ, जो मेरा कूलिंग पीरियड है ना, उसमें मुझे बैंक के साथ एसोसिएट नहीं होना, फिर मैं दोबारा बन सकती हूँ कूलिंग पीरियड के बाद। RBI गाइडलाइंस रिक्वायर अ कूलिंग पीरियड ऑफ 5 years फॉर MD CEO। कहते 5 साल का कूलिंग पीरियड होता है, तो नहीं, 5 साल का कूलिंग पीरियड नहीं होता, 3 साल का कूलिंग पीरियड होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर C है। तो मैं एक बार आपको ऑप्शंस बता दूं, कोरम होता है 1/3 या 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर, 1/3 ऑफ दी बोर्ड का जितना स्ट्रेंथ होता है। RBI ने 3 साल का कूलिंग पीरियड बोला है कि 15 साल तक अगर लगातार आप MD CEO वगैरह हो, तो आप फिर MD हो, होल टाइम डायरेक्टर हो, 15 साल के बाद आपको 3 साल का कूलिंग पीरियड लेना, फिर आप काम कर सकते हो। ठीक है, और इस कूलिंग पीरियड में आप कंपनी के साथ, बैंक के साथ किसी भी तरीके से एसोसिएट नहीं हो सकते हो। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉल मनी एंड नोटिस मनी इज करेक्ट। कॉल मनी रेफर्स टू द बोरोइंग और लेंडिंग फंड्स फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 14 days। तो ये गलत है। जो हमारा कॉल मनी होता है ना, अगर ओवरनाइट एक दिन के लिए पैसों की ज़रूरत है, तब कॉल मनी यूज़ होता है बैंकिंग सिस्टम में। ठीक है, बैंक्स आपस में एक दूसरे से भी पैसे का लेन देन करते हैं अपनी लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए। तो एक दिन तक के लिए होता है कॉल मनी, और 2 से लेकर 14 दिन के लिए क्या होता है, नोटिस मनी होता है। यहाँ पे गलत लिखा है, 1 day ओनली में कॉल मनी आना चाहिए था, और 2 से 14 दिन के लिए नोटिस मनी आता है। तो नोटिस मनी इज टिपिकली बोरोड और लेंट फॉर अ ड्यूरेशन बिटवीन 2 to 14 days। ठीक है, 2 से 14 दिन के लिए इमीडिएटली पैसा चाहिए तो नोटिस मनी होती है। ठीक है, आखिरी स्टेटमेंट गलत है, इसमें लिखा है बोथ कॉल मनी एंड नोटिस मनी आर बोरोड फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 15 days। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका C हो जाता है। ठीक है, कम समय के लिए चाहिए, एक मतलब कुछ घंटों के लिए मान लो पैसे चाहिए, कॉल मनी, बैंक एक दूसरे से कॉल मनी ले लेंगे, उसका भी एक कुछ इंटरेस्ट रेट होता है। नोटिस मनी 2 से 14 दिन के लिए पैसा चाहिए तो नोटिस मनी। ओके, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द इंटरिम कंपनसेशन इन चेक डिसऑनर केसेस अंडर द रेलिवेंट लीगल प्रोविजन। जो चेक डिसऑनर के केस में इंटरिम कंपनसेशन का प्रोविजन है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। अ कॉम्पिटेंट कोर्ट कैन ऑर्डर द ड्रॉअर of a dishonored check to pay interim compensation not exceeding 20% of the check amount to the complainant। तो ये बिल्कुल आपका ये वाला स्टेटमेंट सही है। अगर चेक डिसऑनर हो जाता है तो केस तो लंबा चल सकता है, लेकिन उस दौरान कोर्ट इंटरिम कंपनसेशन बोल सकता है। जिसने चेक इशू किया होता है उसको बोला जा सकता है कि तुम सामने वाली पार्टी को चेक के अमाउंट का मैक्सिमम 20% बोला जा सकता है कि अभी जब तक केस चल रहा है तुम इसको इंटरिम कंपनसेशन दे दो, बाकी जब केस खत्म हो जाएगा उसके बाद डिसाइड करेंगे बाकी अमाउंट का। इंटरिम कंपनसेशन मस्ट बी पेड विद इन अ प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। द कोर्ट कैन अलाउ एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ 30 days for the payment of interim compensation if justified। interim compensation can only be ordered if the drawer pleads guilty to the accusation। ठीक हो, तो ये वाला आपका गलत है, ये वाला स्टेटमेंट। ये इंटरिम कंपनसेशन की बात तब आती है कि मान लो मैं ड्रॉअर ऑफ द चेक हूँ, मेरे पे केस पड़ा कि डिसऑनर का केस पड़ा, मैं नॉट गिल्टी प्लीड करी हूँ कि मेरी गलती नहीं है, तब इंटरिम कंपनसेशन की बात आती है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। और इसके अलावा जो आपका सेकंड है वो भी गलत है। यहाँ पे जो टाइम पीरियड होता है जिसके बीच में इंटरिम कंपनसेशन देनी होती है वो 60 days का होता है, ना कि 90 days का, और 30 days का एक्सटेंशन मिल सकता है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड सही है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगले, विच ऑफ द फॉलोइंग सूट्स हैज अ लिमिटेशन पीरियड ऑफ 30 years। लिमिटेशन पीरियड में एक पीरियड होता है कि इतने टाइम के अंदर अंदर आप केस कर सकते हो। तो कहते हैं 30 years लिमिटेशन पीरियड कहाँ होता है? प्रोमिसरी नोट के केस में, एनफोर्स पेमेंट ऑफ मनी सिक्योर्ड बाय मॉर्टगेज बाय अ मॉर्टगेजी फॉर फोरक्लोजर, बाय अ मॉर्टगेजी फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो मैं आपको टेबल ही दिखा देती हूँ। ओके, सो आई डोंट हैव द टेबल, इट्स ओके, आई विल टेल यू वर्बली। प्रोमिसरी नोट के केस के अंदर जो लिमिटेशन पीरियड होता है वो 3 years का होता है, और यहाँ पे जो एनफोर्स पेमेंट ऑफ मनी सिक्योर्ड बाय मॉर्टगेज ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसका 12 साल होता है, और जो फोरक्लोजर होता है मॉर्टगेजी फॉर फोरक्लोजर, इसका 30 years का होता है, यानी कि सी करेक्ट आंसर है। बाय अ मॉर्टगेजी फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसका भी 12 साल का होता है। तो ये टेबल है, आपकी बुक में भी दे रखा है, वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक आधा क्वेश्चन आ सकता है। यही होता है ज़्यादातर लिमिटेशन पे, 3 साल, 12 साल या 30 साल, यही लिमिटेशन पीरियड्स हैं। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होती है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होती है जिससे एसेट और लाइबिलिटी पे फ़र्क पड़ता है।
ओके और जो बाकी रोज की ट्रांजैक्शन होती हैं उन्हें हम करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो कैपिटल अकाउंट इनमें से कौन सी है? परचेजिंग गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री, अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हो, पैसे दे रहे हो, कोई एसेट लायबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ा, तो ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। रिसीविंग डिविडेंड्स, आप जब इन्वेस्ट करते हो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, लेकिन इन्वेस्टमेंट पे अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होती है, तो ये भी नहीं है। बोरोइंग फंड्स, आप किसी से पैसा उधार लेते हो तो आपकी लायबिलिटी बनती है, तो ये लायबिलिटी पे फर्क पड़ा, यानी कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। किसी को सर्विस प्रोवाइड करना, उसके बदले में पैसे मिलेंगे, तो वो करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इज करेक्ट? Asset reconstruction companies are registered with SEBI? No, they are registered with RBI. तो ये गलत। Asset reconstruction company को कोई मिनिमम नेट ओन फंड्स की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? होती है, 100 करोड़ नेट ओन फंड्स होने चाहिए, तो ये भी गलत होगी स्टेटमेंट। Asset reconstruction company involves the acquisition of loans and advances from banks और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर रिकवरी पर्पसेस, ये बिल्कुल सही है। बैंक्स के जो लोन्स एडवांसेस होते हैं वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को दे देते हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी फिर उनकी रिकवरी का काम करेगी। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कैन वर्क विदाउट अडेयरिंग टू सरफेसी एक्ट, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं वो सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंगली ही काम करती हैं, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगेन इन्हें रिवाइज करने के लिए क्वेश्चंस को आप टेलीग्राम से PDF जो है इसका डाउनलोड कर लेना। Next is, which of the following statement is correct regarding the recovery of dues in Article 21 of the Constitution as observed in the case of George Verghese and Bank of Cochin? देखो, अगर कोई पर्सन पैसे नहीं भरता तो क्या उसे अरेस्ट कर लोगे आप? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एक केस हुआ था जॉर्ज वर्गीज एंड बैंक ऑफ कोचीन वाला, उसमें अगर एक पर्सन पैसा नहीं पे कर पाता, लोन का पैसा नहीं पे कर पाता, सिर्फ और सिर्फ अगर वो विलफुल डिफॉल्टर है कि जानबूझ के उसने पैसे होते हुए पे नहीं किया, तभी आप उसे इम्प्रिजन कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप करते हो तो फिर वो वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये बोला गया था अगर एक इंसान ने लोन नहीं चुकाया और आपके पास प्रूफ है कि विलफुल डिफॉल्टर है तो ही आप उसको अरेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज फिर वो आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है राइट टू लिबर्टी का, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के अगेंस्ट हो जाता है। ठीक है, फिर आप उसे अरेस्ट नहीं कर सकते हो। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पिलर्स ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड? तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये पिलर्स हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की, इनके अकॉर्डिंगली चलता है सारा कोड। क्रेडिटर्स और जो दूसरे क्रेडिटर्स हैं फाइनेंशियल ऑपरेशनल, ये पिलर्स नहीं है IBC के। तो अपार्ट फ्रॉम 5 and 6 बाकी करेक्ट आंसर है, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 ऑफ MSMED एक्ट, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट, हु इज द चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी कमेटी ऑफ MSME? MSME की जो एडवाइजरी कमेटी होती है उसका चेयरपर्सन कौन होता है? जो मिनिस्ट्री ऑफ MSME का सेक्रेटरी होता है ना, वही चेयरमैन होता है एडवाइजरी कमेटी का भी। तो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं नंबर्स वाले, तो क्रैमिंग करनी पड़ेगी आपको, है ना, कि कोरम कितना होता है, मेंबर कौन होता है, चेयरपर्सन कौन होता है, कितना कूलिंग पीरियड होता है, तो ये चीज़ें हैं। और ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल? तो अगर आपको डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट, ऑर्डर के अगेंस्ट अगर आपको अपील करनी है तो क्या आप सिविल कोर्ट में करोगे? नहीं, आप डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल में करोगे। ठीक है, और ये बोलता है कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में करोगे क्या 60 दिन में करोगे? डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में एंटरटेन एन अपील आफ्टर 30 days इफ सफिशिएंट कॉज फॉर डिले इज शोन। तो देखो यहाँ पे 60 लिखा है, पहले तो यहाँ पे 30 आना चाहिए, तो ये गलत है। 30 days के अंदर अंदर अपील करनी होती है। अगर आपके पास सफिशिएंट रीजन है कि आपने 30 days में अपील नहीं की, तो हो सकता है आपकी एंटरटेन कर दी जाए तब भी। ठीक है, तो ये सही है। और अगर आपको अपील करनी है तो आपको 50% ऑफ दी अमाउंट डिपॉजिट करवाना पड़ता है जितना केस में इन्वॉल्व है, फिर आप अपील कर सकते हो 50%, जिसे घटा के 25 पे लाया जा सकता है। 75% अमाउंट नहीं होता, तो सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला है अंडर द RBI इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम विद इन व्हाट टाइम फ्रेम मस्ट अ कंप्लेंट बी मेड टू द RBI ऑम्बड्समैन? देखो, अगर मैंने बैंक से सर्विस ली, डेफिशिएंट डिक्ली सर्विस, तो सबसे पहले मैं किसके पास जाऊंगी? सबसे पहले मैं जाऊंगी बैंक के पास। ठीक है, अगर तो बैंक ने 30 days में रिप्लाई कर दिया और मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो मेरे पास 1 साल है।
कि मैं ऑम्बड्समैन के पास जा सकती हूँ। लेकिन अगर मैंने बैंक को कंप्लेंट करी, उसका कोई जवाब नहीं आया, तो कंप्लेंट करने के 30 डेज प्लस 1 ईयर, इतना टाइम है मेरे पास जाके आरबीआई ऑम्बड्समैन को कंप्लेंट करने की। तो विद इन 1 ईयर आफ्टर रिसीविंग अ रिप्लाई, अगर रिप्लाई आ गया तो उसके 1 साल बाद, अगर रिप्लाई नहीं आया तो कंप्लेंट जब मैंने की थी उसके 1 साल 30 दिन बाद तक मेरे पास टाइम है कि मैं जाके कंप्लेंट कर सकती हूँ आरबीआई ऑम्बड्समैन के पास कि देखो इन्होंने मुझे सर्विस ढंग से नहीं दी है। अंडर द सर्फेसी एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी मेट टू इनिशिएट एक्शन अगेंस्ट द बोरोवर। देखो, अंडर सरफेसी एक्ट, अगर मैंने लोन लिया था बैंक से, मैंने सारा लोन चुका दिया, लेकिन अभी मान लो 5-10% ही बचा है, या फिर जो अमाउंट है वो 1 लाख रुपए से कम है, फिर सरफेसी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, सरफेसी एक्ट तभी एप्लीकेबल होता है जब वो अमाउंट इन्वॉल्व है, या तो वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, या फिर अमाउंट 20%, जो टोटल अमाउंट का 20% से ज़्यादा पेंडिंग है, तभी सरफेसी एक्ट लगता है। ठीक है, तो लोन मस्ट बी एन एनपीए एंड द आउटस्टैंडिंग अमाउंट मस्ट एक्सीड 1 लाख रुपीज़, ये करेक्ट है। लेस देन 20% इनकरेक्ट है, ऑल लोन इनकरेक्ट है। ठीक है, एनी अमाउंट ऑफ लोन नो, 1 लाख से ज़्यादा का हो या फिर 20% ऑफ दी लोन अमाउंट से ज़्यादा का होना चाहिए। ठीक है, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एम्बिट ऑफ आरबीआई ऑम्बड्समैन स्कीम। कमर्शियल बैंक्स पे ऑम्बड्समैन स्कीम लगती है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे लगती है, एनबीएफसी विद कस्टमर इंटरफेस एंड अ सर्टेन एसेट साइज। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे नहीं लगता है, सॉरी आई टेक माई वर्ड्स बैक। कमर्शियल बैंक पे लगता है, आरबीआई जो है वो लगाता है, उन पे भी ऑम्बड्समैन स्कीम उन पे भी एप्लीकेबल है, पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स पे भी है, एनबीएफसीज जिनका कस्टमर इंटरफेस होता है और एक सर्टेन एसेट साइज होता है, उन पे आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन लगती है स्कीम। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे नहीं लगती है, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अंडर द एलएलपी एक्ट, व्हाट हैपन्स इफ एन एलएलपी ऑपरेट्स विद ओनली 1 पार्टनर बियॉन्ड 6 मंथ्स। मान लो आपने मैंने मिलके एक एलएलपी शुरू किया, ठीक है, और आपने एलएलपी छोड़ दिया, मिनिमम 2 पार्टनर्स तो चाहिए एलएलपी के लिए, है ना। तो 6 महीने हो गए, मैंने कोई नया पार्टनर नहीं ढूंढा आपके जाने के बाद, तो अब जो भी लायबिलिटी है ना वो मेरी पर्सनल लायबिलिटी बन जाएगी, एलएलपी डिसॉल्व नहीं हो जाएगा अपने आप। ठीक है, जो सोल पार्टनर बिकम्स पर्सनली लायबल फॉर द ऑब्लिगेशंस इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड बियॉन्ड 6 मंथ्स। तो 6 महीने के अंदर अंदर मुझे नया पार्टनर लेके आना है, नहीं तो फिर जो भी 6 महीने निकल गए तो फिर सारी जो भी ऑब्लिगेशंस होंगी उसके लिए मैं पर्सनली लायबल हो जाऊंगी, तो बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला, अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इम्प्लाइड वारंटी ऑफ क्वाइट पोजेशन। तो इम्प्लाइड होता है कि भाई किसी ने सामान खरीदा है तो उसको क्वाइट पोजेशन का हक होता है। इसका क्या मतलब है, बायर जो है वो बिना किसी डिस्टर्बेंस के, ना उसको सेलर परेशान करे ना कोई थर्ड पार्टी परेशान करे, जो उसने चीज़ खरीदी है उसको वो ढंग से आराम से यूज़ कर सके, उसको बोलते हैं इम्प्लाइड वारंटी ऑफ क्वाइट पोजेशन। अगला, अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, within how many days should a minor upon attaining majority give public notice of the decision to repudiate or accept the partnership। अगर कोई माइनर था, पहले पार्टनरशिप फर्म से जुड़ा हुआ था, अब वो मेजॉरिटी एज अटेन कर दिया, तो उसके पास 6 महीने का समय होता है ये बताने के लिए कि क्या वो पार्टनरशिप फर्म के साथ जुड़ा रहना चाहता है या सेपरेट होना चाहता है। अगर वो 6 महीने में कोई भी जवाब नहीं देता तो ऑटोमेटिकली मान लिया जाता है कि उसने पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन कर लिया है, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड द जुडिशियल interpretation, when can an indemnity holder compel the indemnifier to make good the loss? ठीक है, only after the indemnity holder has actually discharged the liability by payment, only after a court order mandates the indemnifier, as soon as the indemnity holder has incurred a liability and the liability is absolute। देखो, अगर एक पर्सन है जिसको मैंने इंडेमनिटी दी है कि भाई तेरा कोई नुकसान होगा तो मैं भरपाई करूंगी, ठीक है, जैसे ही उस पर्सन को लायबिलिटी हो गई, उसकी लायबिलिटी एब्सोल्यूट हो गई, उसने लॉस इनकर कर लिया, तो मुझे अब उस लॉस की भरपाई करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे ही इंडेमनिटी होल्डर ने लायबिलिटी इनकर कर ली, उसका लॉस एब्सोल्यूट हो गया कि पक्का है लॉस तो हो ही गया, तो मैं फिर लायबल हूँ पैसा पे करने के लिए, उसके लॉस को भरने के लिए। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, हु इज रिक्वायर्ड टू साइन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन साइन करता है एक कंपनी की, कम से कम 2 डायरेक्टर, जिसमें एमडी, सीईओ, सीएफओ और कंपनी सेक्रेटरी, जिसे भी बोर्ड अपॉइंट करता है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को साइन करते हैं, तो बी यहाँ पे करेक्ट है।
ओके अगला है एज पर दी LLP एक्ट इफेक्टिव फ्रॉम April 1, 2022 जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, व्हाट आर द पेनल्टीज फॉर LLP एंड इज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स इफ दे फेल टू फाइल देयर एनुअल रिटर्न। अगर एनुअल रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करते हो तो 100 रुपये पर दिन की लायबिलिटी है, विद अ मैक्सिमम ऑफ 1 लाख फॉर LLP पे 1 लाख की मैक्सिमम लग सकती है और 50,000 रुपये डेजिग्नेटेड पार्टनर्स पे भी लग सकती है। ठीक है, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आखिरी क्वेश्चन है, अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट व्हेन इज द सेलर ऑफ गुड्स डीम्ड टू बी अनपेड। अनपेड कब माना जाएगा सेलर को? व्हेन जिसको पूरा प्राइस नहीं मिला है। ठीक है, अगर उसको पूरा प्राइस नहीं मिला, मैंने आपको कोई सामान बेचा, आपने मुझे बोला कि बाद में दूंगा, आपने बाद में मुझे दिए ही नहीं, या आपने जो मुझे चेक दिया या जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया वो डिसऑनर हो गया, तो मैं अनपेड सेलर हूँ। ठीक है, तो बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो ये जो एरियाज हैं इन पे आपको ध्यान देना है BRBL के सब्जेक्ट में। बाकी कोई भी एरिया चाहते हैं आप चाहते हैं हम कवर करें तो विल बी कवरिंग। बाकी हमारी एक 30 डेज की BRBL की सीरीज चल रही है जिसमें हम 30 सेशंस के अंदर आपके BRBL के मेन टॉपिक्स करवाएंगे, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। उनकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। बाकी कोई भी इशू हो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट hello@edutap.co.in। ठीक है, तो इस सेशन को रिवाइज कर सकते हो आप टेलीग्राम चैनल से इसका PDF डाउनलोड करके। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।